जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपको इसका पार्ट 2 कराने वाला हूं। तो हमने जो कल की क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको सेंटर स्टेट रिलेशन का पार्ट 1 करा दिया था, तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको संघीय कर बताया था, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा राज्य कर से। ठीक है, तो राज्य कर हमारा 45 से 63 के बीच में है और पिछली क्लास में संघीय कर और उसकी सूची को मैंने एक एक करके समझाया था। राज्य कर में जो भू राजस्व पर या लगान पे जो कर लगता है वो आपका राज्य कर में आता है। कृषि आय पे कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर जो कर लगता है वो भी आपका राज्य सरकार का कर। कृषि भूमि पर संपदा का जो शुल्क होता है ये भी राज्य कर के अंतर्गत आता है। भूमि और भवनों पे जो कर होता है वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। खनिज अधिकारों पे जो कर लगता है वो भी आपका राज्य कर आता है। शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर जो उत्पादन कर या एक्साइज ड्यूटी जो लगती है आपकी, ये भी स्टेट टैक्स में आती है। स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर जो आपका एंट्री टैक्स लगता है, आपने नोटिस किया होगा जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करते हैं कोई भी वस्तु लेके, तो आपका एक एंट्री टैक्स लगता है, वो टैक्स भी आपका स्टेट कर में ही आता है। विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पे जो कर लगता है ये भी आपका स्टेट टैक्स है। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पे जो कर लगता है ये भी आपका स्टेट टैक्स के अंदर आता है। रेडियो दूरदर्शन के विज्ञापन पर जो कर आता है ये भी आपका स्टेट टैक्स है। रेडियो और दूरदर्शन के जो विज्ञापन पे कर लगता है ना, टैक्स लगता है। सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग जिसे हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि इनलैंड वाटरवेज में जो हमारा नेशनल हाईवे 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बता सकते हैं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इनलैंड वाटरवेज द्वारा ले जाने वाली अगर कोई वस्तु है या यात्री हैं तो इन पे भी जो कर लगेगा वो भी आपका स्टेट टैक्स आएगा। सपोज अगर आप यूपी में हैं और यूपी से अगर आप बिहार जा रहे हैं थ्रू शिप, तो यहाँ से अगर नदी के थ्रू अगर आप जा रहे हैं बिहार में, तो अगर बिहार जैसे ही एंटर कीजिएगा तो बिहार सरकार के द्वारा आप पे एंट्री टैक्स लगेगा, कर लगेगा, तो वो भी आपका स्टेट टैक्स के अंदर ही आता है। सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर जो कर लगता है आपका वो भी स्टेट टैक्स आता है। जीव जंतुओं और नौकाओं पे जो कर लगता है ये भी स्टेट टैक्स है। पथ कर जो टोल टैक्स आप पे करते हैं या मार्ग कर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट, अब आपको कहेंगे सर ये तो NHAI लेती है, NHAI लेती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका कर में जाता है टोल टैक्स आपका। अगर NHAI ने अगर उसे बनाया है, अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तब तो पूरा पैसा NHAI के पास जाएगा। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पे जो कर लगता है वो स्टेट। प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्सेस। विलासिताओं पर जैसे मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना, इस पे भी जो कर लगता है ये स्टेट टैक्स के अंदर आता है। ठीक है, स्टाम्प शुल्क हो गया, सबसे ज़्यादा कमाई होती है सरकार की यहाँ से। संघ सूची में वर्णित दस्तावेज से भिन्न जो दस्तावेज हैं उन पर जो कर लगेगा वो आपका स्टेट टैक्स या स्टेट के अंडर आएगा। उपयुक्त विषय में किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में भी जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के, एक मिनट, हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार जिसे हम अथॉरिटी ऑफ लॉ कहते हैं के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 265
अनुच्छेद 265 के तहत संविधान में ये अनुच्छेद है कि आप अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना कोई भी कर नहीं लगा सकते हैं और ना ही उसे कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? 265। सरकारिया आयोग, कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, और मैंने ये भी पूछा था कि इसके बारे में बताइएगा। सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन का गठन संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था, और कल मैंने बताया था कि इसका गठन किस वर्ष हुआ था। तो अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको पता चल जाएगा सरकारिया कमीशन के बारे में। इसका काम क्या था? इसका गठन हुआ था संघ और राज्य के मध्य जो संबंध है उसकी समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। क्लियर? अंतरराज्यीय परिषद, जिसे हम स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, इसका गठन 18 मई 1990 को इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका कुछ आयोग और समितियां, मतलब कमीशन एवं कमिटीज के बारे में दिया गया है और इसको हम देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया है जो निम्नलिखित है या निम्न है। पहला है आपका राज्य मनार्क समिति 1969, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो DPV मनार जी ने राज्य मनार समिति 1969 किस चीज़ के लिए किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंध पर विचार करने के लिए। फिर आपका आता है सरकारिया आयोग 1983, सरकारिया आयोग 1983 रणजीत सिंह सरकारिया जी थे इसके अध्यक्ष। प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 मोरारजी देसाई जी इसके अध्यक्ष थे। सितलवाड़ समिति 1996 MC सितलवाड़ जी इसके अध्यक्ष थे। पुंछी आयोग 2007 मदन मोहन पुंछी जी इसके अध्यक्ष थे। क्लियर? केंद्र और राज्य के संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में आपका म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि केंद्र और राज्य का जो संबंध है उसको विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य और केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो जो फाइनेंशियल मामला है उसके संबंध में राज्य और केंद्र का जो नियंत्रण है उसे म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, केंद्र और राज्य के संबंधों को विशेष रूप से। फाइनेंशियल रिलेशन मतलब फाइनेंशियल टर्म पे। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। समझिए क्या बोलना चाह रहा है अनुच्छेद। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान जो करने वाले सदस्य हैं उनकी 2/3 बहुमत से अगर कोई पारित प्रस्ताव है उसे संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार दिया गया है अगर वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है। क्लियर? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। भाग 11 में भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 262। ठीक है, तो वाटर डिस्प्यूट्स को संबंधित जो न्याय निर्णय है ये आपका अनुच्छेद 262 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, मतलब अगर प्रधानमंत्री जी नहीं है,
अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा की जाती है। अगर सपोज के लिए प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं या अगर वो कहीं विदेशी दौरे पे हैं तो उस टाइम पे जो अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता की जो नियुक्ति होती है वह कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। क्लियर? वैसे अध्यक्ष कौन होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिषद का? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसादपर्यत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं? ये सुझाव किसने दिया था कि राज्यपाल के प्रसादपर्यत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान को हटा दिया जाए? तो जो राज्य मीनार समिति थी इसने ये प्रावधान दिया था कि राज्यपाल के जो प्रसादपर्यत मंत्री हैं उसको पद धारित करने से संबंधित प्रावधान से हटा दिया जाए। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 263 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें, अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 263 में दिया गया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में दिया गया है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जो शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 नदी बोर्ड अधिनियम 1956 अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा आपका नदी बोर्ड अधिनियम 1956 अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया था। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। क्लियर? आगे यहां दिया गया है आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो जो आपके प्रधानमंत्री जी थे पहले श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1990 10 अक्टूबर। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। क्लियर? तो आज हमने आपका जो पार्ट 2 था सेंटर और स्टेट रिलेशन का ये भी कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 99% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर ये सब्सक्राइब करोगे तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम ड्यूटी के साथ साथ आपके लिए कुछ क्लासेस भी लेते रहें। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।